हाय फ्रेंड्स, सॉरी काफ़ी दिनों बाद आपके सामने हूँ। आज एक केस देख रहे थे हम इनकम टैक्स में। रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। वैसे भी क्लाइंट हैं जिनको बिज़नेस से कुछ 17-18 लाख रुपए का प्रॉफिट है। उनका रिटर्न फाइल कर रहे थे। दूसरी इनकम भी थी, कुल मिलाकर कुछ 10-11 लाख रुपए का टैक्स आ रहा था। उनका AIS रिव्यू कर रहे थे जिसमें कुछ शेयर्स ट्रांजेक्शन्स हमें दिखे। उनसे जो ब्रोकर्स हैं, इनके केस में जेरोधा और इस टाइप के 1-2 ब्रोकर्स थे, उनकी स्टेटमेंट्स बुलवाई। देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं शेयर्स पर और साथ ही FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कुछ 9 लाख रुपए के लगभग का लॉस है। और डिटेल में देखा तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स में उनके कुछ 2-2.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस भी हुए हैं, लाइक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज एक्सेट्रा। अभी जब इन सभी को कंसिडर करते हुए हमने उनका कंप्यूटेशन किया, ITR बनाया, तो उनका जो फाइनल टैक्स ऑब्लिगेशन आ रहा है वो कुछ 5,90,000 के लगभग आ रहा है। अगर हम इस FNO के लॉस को कंसिडर किए बिना उनका कैलकुलेशन कर रहे थे तो यही फिगर, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी का फिगर है, वो कुछ 10-10.5 लाख के लगभग आ रहा था। यहाँ पर भी ये जो FNO का लॉस है ये हमें बिजनेस इनकम में लेना होता है। अगर हम इसे, जैसा हमारे स्टाफ ने वर्किंग की, उन्होंने इसको कैपिटल गेन के रूप में रखा, उन्होंने इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में पुट किया। बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर मार्केट की वजह से है, जिसे स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 में 15% से टैक्सेबल होता है। FNO का लॉस अगर हम कैपिटल गेन वाले हेड में लेकर जा रहे थे तो वो 15% गेन को सेट ऑफ कर रहा था, मतलब 15% के लगभग टैक्स बचा रहा था। एक्चुअल पोजीशन लॉ की है, इसे हमें बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इन बिजनेस लॉस में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स अलाउड होते हैं। इस बिजनेस लॉस को अगर हम इनकी बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर रहे थे जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है, जो मैंने जिस हिसाब से अभी शुरुआत में कहा 15-16 लाख के आसपास की है, तो वो उनके 30% की इनकम को राइट ऑफ कर रही थी या सेट ऑफ कर रही थी, जिस वजह से उनका 30% इनकम टैक्स बच रहा था। तो ओवरऑल इस पूरे एक छोटे से केस के को आपके सामने लाने के पीछे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ख़ास तौर से हमारे जो प्रोफेशनल कलीग्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो एडवोकेट्स मित्र हैं, अगर क्लाइंट्स भी खुद अपना टैक्सेशन मैटर देखते हैं, बहुत अच्छी तरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान दें। अगर मैं इसी बहाने इस पूरे वीडियो को समअप भी करूं, पहली चीज़, अपना रिटर्न फाइल करने से पहले AIS ज़रूर देखें, जो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनकम टैक्स पोर्टल में अवेलेबल होता है, उसे ज़रूर देखें। पहला पॉइंट। अगर आपको शेयर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, इवन आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स रिडीम किए हैं, वो भी AIS में दिखते हैं और वो भी टैक्सेशन के दायरे में आते हैं, उन्हें रिपोर्ट करना ना भूलें। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर, जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, अगर आपको शेयर्स रिलेटेड, अगर आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स से रिलेटेड लॉसेज हैं तो उन्हें अपने रिटर्न में शो करना कतई ना भूलें। वो अगर इवन करेंट ईयर में आपकी इनकम नहीं है, करेंट ईयर में लॉसेज ही हैं, तो भी आपको नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर ईयर्स में टैक्स लायबिलिटी सेव करने में हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आपको FNO से लॉसेज हैं। FNO क्या होता है, डेरिवेटिव्स से रिलेटेड चीज़ें हम कहीं सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, अभी केवल टैक्सेशन पॉइंट पर हम फोकस कर रहे हैं। अगर FNO से रिलेटेड लॉस है तो ध्यान दें, आप उसे बिजनेस हेड में ले जाएं, उसे कैपिटल गेन हेड में ना ले जाएं। अगर आप बिजनेस हेड में ले जाते हैं, 2 चीज़ें, पहला, आप लॉफुल कर रहे हैं, कहीं भी कुछ अनलॉफुल एक्ट नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43 आई गेस सबसेक्शन 8 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये बिजनेस साइड में जाएगा। स्पेशली ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कंपेरेटिवली कम भी करेगा।
अगर आपका 20% या 30% का टैक्स ब्रैकेट है, खासतौर से 30% का टैक्स ब्रैकेट है, तो ये तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के गेन को या उसके प्रॉफिट को कम करने में, अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कम करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरी चीज़, आपका अगर यहाँ इस साल कोई विशेष प्रॉफिट नहीं है तो इसका आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम करने में हेल्प करता है। एंड बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़, रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, इसे स्पेक्यूलेटिव इनकम नहीं कहा जाएगा, इसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के परव्यू से बाहर कर दिया गया है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो केवल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता था, 4 इयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अभी बहुत क्लियर है लॉ, इसे इन्होंने नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू किया है। आप अगर इसे अपने रिटर्न में शो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस फेस करेंगे। जैसा हमारे केस में हुआ, सामने वाले की मोर देन 10 लाख टैक्स लायबिलिटी आ रही थी और इस एफएनओ के लॉस को रिटर्न में कंसिडर करने की वजह से, स्पेशली जो एक्सपेंसेस थे उन्हें भी हमें उससे भी घटाने की वजह से ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए से कम हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम जब किसी का रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होते हैं या हम खुद अपना रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ भी अनलॉफुल नहीं कर रहे हैं, किसी भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। उल्टे अगर हम इसे छोड़ देते हैं, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट का या अपने खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो डिस्कशन है उसमें जो मुद्दे मैं उठाना चाह रहा था उनको समझ पाए हैं और अपने व्यवहार में उनको लाएंगे भी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।